देखिए हम स्टार्ट करेंगे आज डिफिनिट इंडिकेशन है ना। डिफिनिट इंडिकेशन, डिफिनिट इंडिकेशन शॉर्ट फॉर्म डीआई है ना। डीआई डिफिनिट इंडिकेशन, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, डीआई मतलब डिफिनिट इंडिकेशन। अच्छा, हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास मान लें कि एफ ऑफ एक्स आ गया। मान लें कोई फंक्शन के तो कोई फंक्शन नहीं आता है, अब प्लस सी आता है ना, प्लस सी आता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ये तो पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, अच्छा, और आज आज है ना, आज हम लोग इंटीग्रेशन में, आज इंटीग्रेशन में मान लीजिए यहाँ ए से बी है, ए से बी, ठीक। अच्छा, ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? वही आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा प्लस सी आएगा, डी आएगा। अच्छा, हमको पढ़े हैं, ये तो फिजिक्स में सिखा दिया होगा कि भाई लोअर लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट, तो ये कहाँ पे लगेगा? ऐसे ब्रैकेट में, कहाँ से? ए से बी। नहीं सिखा रहे अभी आपको, हम मान लेकर नहीं आता अभी। अभी हम लोग ये पढ़ के आए ना, लिमिट तो अभी नहीं पढ़ के आए हैं, अभी हम लोग तो सिखा बेसिक आया कहाँ से वो जानना जरूरी है ना, सी आया कि नहीं आया, क्यों नहीं आया है ना। अच्छा, अब क्या करते हैं कि अच्छा सी कौन है? कांस्टेंट है, कल भी कांस्टेंट, आज भी कांस्टेंट है ना। अच्छा, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अच्छा, वैल्यू पुट करना है तो आता है आपको, तो वैल्यू पुट कर दें। बोले कितना देते हैं? एफ ऑफ कितना? एफ ऑफ बी है ना, अब प्लस सी कांस्टेंट एक बार हो गया, फिर माइनस में कितना? एफ ऑफ ए, फिर कितना? प्लस का सी, बोले यहाँ कितना है ना। अच्छा, जिस दिन ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस। ठीक है, ये प्लस सी, ये माइनस सी कट गया, फाइनली क्या बचा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है ना। क्या आपको यहाँ पे कोई सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम कहते हैं इंटीग्रेशन अगर ए से बी कर रहे हैं किसका? एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का, तो मेरे पास कोई सी नहीं आ रहा है, और सी का नहीं आना ही कहलाता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। समझा क्या बोले है ना। तो ये बेसिक पार्ट है, तो लिख देते हैं पहले क्या बोले सो है ना। तो लिखेंगे कि एज है ना, एज देयर इज नो सी, नो सी, यहाँ पे सी नहीं है, एज देयर नो सी अवेलेबल है ना, एवी अवेलेबल, ए ना, अवेलेबल, ए वी ए आई, अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल इसमें एफ ऑफ एक्स है ना, अवेलेबल नहीं, अवेलेबल सो इट इज डिफिनिट इंटीग्रेशन। कोई आपसे पूछेगा इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं, तो बोलेंगे कि यहाँ पे सी नहीं है इसीलिए, और सी क्यों नहीं है वो दिखा दिया आपको करके है ना। एज देयर इज नो सी अवेलेबल ना, अवेलेबल, सो इट इज डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब आया समझ में कि डिफिनिट और इंडिफिनिट में क्या अंतर है सो, और क्यों ऐसा होता है सो। ठीक, अच्छा आगे बात करते हैं। पॉइंट ये पॉइंट वन हो गया मेरा, दिस इज पॉइंट वन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट वन, P1 तो पॉइंट वन। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं, पॉइंट टू के बारे में बात करते हैं। कि पहले पॉइंट बात करेंगे फिर क्वेश्चन के बारे में और जाएंगे, ठीक ना। पहले हम कुछ पॉइंट नंबर टू बात करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर टू क्या कहता है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन, पहले लिखते हैं पॉइंट पर फिर समझाते हैं आपको ना। डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसको हम लोग DI कहते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन इन क्लोज इंटरवल ए से बी। अच्छा, हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं कहाँ से? ए से बी में करते हैं, पता ना, अभी जिसे किए थे ए से बी में किए थे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक, अच्छा, फोर किसका कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक, इज पॉसिबल ओनली व्हेन फंक्शन इज continuous function is continuous in the given interval, in the given interval। ये भी एक important point है, point लिखवा दिए हैं, इंटरवल। ठीक है, ये हम क्या बोले हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए से बी में कर रहे हैं है ना, और आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। ठीक है,
पता होना चाहिए कि ए से बी में ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर कंटिन्यूस नहीं है ये तो कहेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। क्या लिखे हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन ए से बी में फॉर एफ ऑफ एक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन इज कंटिन्यूस मतलब क्या सर, मतलब क्या, कोई ग्राफ है, देखिए कोई ग्राफ है ना, ग्राफ मान लिया ऐसा कोई ग्राफ है ऐसा, ठीक है। और वो ए से बी लेना, मान लें कि ये आपका यहाँ पे है एक्स इक्वल टू ए है ना, तो मान लेते हैं कि इसको और आगे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं एक्स इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक करना है। तो आपको बस क्या आ गया, ये आ गया, ये पार्ट आ गया, ये पार्ट और ये पार्ट, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये ग्राफ जो है ना, ग्राफ कहाँ, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, है ना। तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम कहेंगे सर इस ये जो है ना फंक्शन क्या है, क्या है, इज डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, समझे। अगर कंटिन्यूस हो गया तभी पॉसिबल है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है, ठीक है। वही हम सेकंड पॉइंट लिखा दिए हैं कि कंटिन्यूस होने का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक। अच्छा आगे बात करते हैं। अच्छा पॉइंट नंबर 3 बात करते हैं, है ना। पॉइंट 3 जो भी डाउट्स है रन दिए। पॉइंट 3 P3, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए, बता रहे हैं पॉइंट लिखवाते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाते हैं, ठीक है। अच्छा P3 कहता है कि इफ इंटीग्रेंट इज डिसकंटिन्यूअस इंटीग्रेंट जो है डिसकंटिन्यूअस, जिसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। इज डिसकंटिन्यूअस एट किसी पॉइंट, मान ली x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू x1 पर, है ना, डिसकंटिन्यूअस हो गया। then it doesn't mean that इंटीग्रल जो इसका आंसर आने वाला है ना, इंटीग्रल इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू x1 पे। ये सर क्या बोल दिया आप सर, ये बोले हैं कि अगर कोई फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं a से b में f ऑफ x dx, है ना, इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मान लें कि आप किसी तरह से इंटीग्रेशन कर दिए, किसी तरह से इसको इंटीग्रेशन कर दिए, है ना, और इंटीग्रेशन करने के बाद ये था डिसकंटिन्यूअस, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी कोई बच्चा थिथर कर दे तो करने के बाद मान जो आंसर आएगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब नहीं कि अगर डिसकंटिन्यूअस ये है इसका आंसर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं आएगा। बोले इफ इंटीग्रेंट इज डिसकंटिन्यूअस किसी पॉइंट पर एट x इक्वल टू 1 पर, है ना। मान ले कि इस पॉइंट, मान ले कोई फंक्शन ऐसे आ रहा है, ऐसे इस पॉइंट मान ले x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक हो गया, टूट गया ग्राफ यहाँ से देखिए, ग्राफ जो है ना, ग्राफ दिखाते हैं आपको हम। पहली बात इसमें आपको इमेजिन करना, कल्पना करना जरूरी है, नहीं कर पाइएगा तो कोई फायदा नहीं है डिफिनिट पढ़ने का। डिफिनिट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, आपका जिंदगी में ही काम आता है। सर कैसे जब हम लोग देखिएगा बंगाल खाड़ी में ना, देखिएगा जो वेव उठता नहीं है, ऐसे वेव उठता है ना, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसी से डिफिनिट इंटीग्रेशन से। प्रोबेबिलिटी जो पढ़ते हैं इसी काम है। डिफिनिट इंटीग्रेशन बहुत यूजफुल है। अलग बात है कुछ और पार्ट्स में इंक्लूड होता है, पर डिफिनिट इंटीग्रेशन बनता है। सर्कल आप पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन मतलब सर्कल बनता है, तो वो जो ऐसे उठता है ना, ऐसे इसी का पार्ट है, वहीं से लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा बात करते हैं यहाँ से कि क्या बता, यहाँ ये बता रहे थे कि मान लें कि ऐसे है कुछ, ये देखिए, मान लें कोई फंक्शन ऐसे आया और यहाँ पे ठीक यहाँ पहुँचा और टूट गया ग्राफ, और फिर ये नीचे आ गया ऐसे, ठीक। अब बोलते सर आप इंटीग्रेट कर दिए, यहाँ से यहाँ कर दीजिए, है ना। ये हो गया क्या, ये हो गया x इक्वल टू a हो गया, और ये हो गया x इक्वल टू b हो गया। बट यहाँ पे x इक्वल टू कितना, c बोलिए चाहे x1 बोलिए या x1, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो नहीं, ये पूरा ग्राफ कहाँ ब्रेक हो गया, एट x इक्वल टू x1 पर ब्रेक हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी कोई बच्चा इंटीग्रेशन कर दिया, किसी तरह से कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो ग्राफ बनेगा या जो फंक्शन आएगा वो कंटिन्यूअस होगा, दिखाते हैं कैसे, ठीक। एग्जांपल देते हैं, वो भी बता देंगे कि सर जब पॉसिबल नहीं है तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस एग्जांपल देते हैं आपको, है ना।
एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एक याद रखिएगा, चीज़ याद रखिएगा, है ना। आपको ऐसे सिखाया नहीं गया है कि कुछ इंटीग्रेशन, कुछ फंक्शन ऐसा होता है हमारे दुनिया में जिसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ फंक्शन ऐसा है इस दुनिया में जिसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। पहला मेरा एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स स्क्वायर। कोई इसका इंटीग्रेशन पूछना आपसे, सीधे हाथ खड़ा कर दो, सीधे हाथ खड़ा कर दो भाई, इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा फंक्शन है इस तरह का, ज़्यादा नहीं, दो चार फंक्शन है, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। आ रहा समझ में? दुनिया में कुछ ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक नंबर आप ये कर सकते हैं नोट में, ठीक है। आइए इस एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए मेरे पास क्या है। जैसे इंटीग्रेशन में मेरे पास है ई का पावर ln 2 प्लस ln x dx। ये कोई फंक्शन है, ठीक है। आपको पता ना चाहिए कि ये फंक्शन है पूरा, ये एक पूरा फंक्शन है। f ऑफ x इसी को बोलते हैं, फंक्शन को बोलते हैं f ऑफ x। ये पूरा फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है पता है आपको? हाँ, ये पूरा फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर? हाँ, नहीं, x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि लॉग जो है ना जीरो लेगा ही नहीं, और जीरो नहीं लेगा तो पूरा डिसकंटिन्यूअस है ना। तो क्या कहेंगे कि सर ये जो है ना लॉग x इक्वल टू एट x इक्वल टू 0 पे, है ना, क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस समझे क्या बोले? एट x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। चलिए फिर भी हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए ई का पावर इसको देखते हैं लॉग है तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा? ln 2 हो जाएगा। बोलिए हाँ कितना? ये ई से कट जाएगा, dx बचेगा, इंटीग्रेशन में क्या बचा? 2x इंटू dx बचा, 2 बाहर आ गया, है ना, एक्स स्क्वायर पर 2 हो जाएगा, हाँ कितना? कुछ कट गया, प्लस सी बचेगा, ये कितना बचा? एक्स स्क्वायर प्लस सी। पता है एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? कैसा? कंटिन्यूस फंक्शन है। अब पढ़े हैं कंटिन्यूटी में, एक्स स्क्वायर ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसा होता है? ऐसा या ऐसा कंटिन्यूस ग्राफ होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सर ये देख रहे हैं, ये भैया x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, पर ये कंटिन्यूअस है। कैसे? मान लीजिए x का वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या आता है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू क्या? 0, तो ये 0 हो गया पूरा प्लस c, और c क्या है? कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, मान लीजिए 1 ही है, x इक्वल टू 1 ग्राफ पता ना, x इक्वल टू 1 कैसे होगा? ऐसे, ठीक है। अरे x इक्वल टू 1 पे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भैया जिस पे वो डिसकंटिन्यूअस शो कर था उसी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस शो कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 हो गया। हर पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, बता रहे एग्जाम में क्या आएगा कोई नहीं कह सकता, और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। हर साल जेई में 5 क्वेश्चन इसे पूछता है, हर साल, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हर साल 5 क्वेश्चन, और खासकर डिफिनिट का ही पूछता है ना। डिफिनिट और मैट्रिसेस 2 चैप्टर ऐसा है ना कि 10 क्वेश्चन कंप्लीटली से आता है। टोटल क्वेश्चन कितना होता है जेई का मैथ्स का? 3 चौके 12, अरे 20 अरे 30 60 90 9 36 360 नंबर। अरे हर क्वेश्चन 4 नंबर होता है ना, 90 क्वेश्चन होता है, 90 गुणे 4 360 30 होता, 30 और 30 में ये मैथ का हमारा 30 का है, ठीक है। 10 क्वेश्चन सिर्फ आपका मैट्रिसेस और किसे, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन आता है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 क्वेश्चन आता है। ये तो 2 भी बच्चे ढंग से पढ़ लेना तो ये निकाल लेगा। 10 को 40 बहुत है, काफ़ी है निकालने के लिए, समझे? इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर भी खैर आगे बढ़ते हैं, जितना डिपली पड़ेगा उतना अच्छा आपके लिए है। आगे बात करते हैं, है ना। अच्छा आगे बात करते हैं इसी में कि मान लीजिए कि डिसकंटिन्यूअस दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 0 से पाई 10x इंटू डी एक्स, ये कोई फंक्शन है, देख लिए एफ एक्स क्या है, 10x है। अच्छा पता है कि ये पॉसिबल नहीं वाली बात है ना, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं सर? क्यों 0 पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एट x इक्वल टू पाई बाई 2 ना, tan x इज अनडिफाइंड, अरे अनडिफाइंड, पाई बाई 2 है अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड है। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे इसको? जब अनडिफाइंड है तो सॉल्व कैसे करेंगे? जहाँ पे अनडिफाइंड है ना
उसको रोको, पहले उसको रोको। कैसे सर, कैसे? ऐसे देखिए, पहले 0 से गया कहाँ तक, π/2, π/2। अब π/2 में क्या है, अनडिफाइंड ना, तो ठीक π/2 पहुंचने से पहले रुक जाएंगे, ये माइनस π/2 नहीं गया है, π/2 जस्ट पहले, लिमिट तो जस्ट पहले किसका, tan x × dx, एक पार्ट हो गया। हाँ, जा रहे वहां पहुंच, ब्रेक कर जाएंगे, जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां उसको रोकेंगे, भैया यहाँ रुको। अब प्लस, मतलब मेरा कहना है कि इंटीग्रेशन tan x dx, ये कहाँ से कहाँ था, 0 से पाई, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे अनडिफाइंड था इसलिए, है ना। तो पहले 0 से कहाँ गया, π/2 माइनस में, जस्ट पहुंचने से पहले। अब फिर स्टार्ट किया कहाँ तक, π/2 से जस्ट आगे स्टार्ट किया, कहाँ तक गए, पाई तक गए। स्टार्ट तो 0 से किए थे, ये पाई पहुंच गया, पर जहाँ ब्रेक हुआ था ये रुक गए, बुझा। और क्या चीज, tan x dx, ये पॉइंट में है। ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक। आगे बात करते हैं, है ना। सो यहाँ लिखेंगे, सो यहाँ पे लिखिए, सो डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे इसका नॉट पॉसिबल। सो डायरेक्ट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ये तरीका लगाते हैं, ठीक है ना। कि अनडिफाइन है उस जगह पे, इसीलिए बस उस इंटरवल में, जिस इंटरवल में 0 से पाई के बीच में ये डिफाइन होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस नहीं रहा तो हमको भाई उसको ब्रेक करना पड़ेगा। आया समझ में। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में। ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मतलब ग्राफ, ग्राफ वन समझते हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशन ग्राफ का इंपॉर्टेंस है ना। तो फोर्थ पॉइंट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ है ना, DI, डिफिनिट इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है सर, DI का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना। तो देखिए क्या है सर, मान लीजिए इंटीग्रेशन में A से B गया कोई बच्चा, f of x dx ना, इज इम्प्लाइज हाँ ठीक है, इम्प्लाइज अलजेब्रिक सम। ये समझिएगा बात को, क्या कहना चाह रहे हैं, पॉइंट नंबर 4, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया बाउंडेड बिटवीन A एंड B। ये आप समझते हैं ग्राफ से, ठीक। कि सर क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना, क्यों पढ़ते हैं DI। तो देखिए, मान दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं कि कोई ग्राफ, ऐसे ही मान लीजिए ना, जैसे ग्राफ है, ठीक, ग्राफ है, कंटिन्यूस ग्राफ। ये मान लेते हैं ये हो गया x = a पर, है ना, और ये हो गया x = b पर, ये हो गया x = b, है ना। आपको इंटीग्रेट करना है, इस ग्राफ का इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ, x = a से लेकर x = b तक, ठीक। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बोलता है, अच्छा आगे और लेते हैं ना, मान लें समझ ऐसे नहीं आता सर, कोई बात नहीं, इसको और बढ़ा दीजिए ताकि और समझ में आना चाहिए, है ना, बढ़ा दीजिए। मान लिया कोई यहाँ करना है इंटीग्रेशन, है ना, ये हो गया x = b, a स्टार्ट यहाँ हुआ, b यहाँ गया। ये क्या कहता है, DI कहता है कि भैया डिफरेंट इंटीग्रेशन जो है ना, अलजेब्रिक सम होता है। अलजेब्रिक सम समझते हैं, बस जोड़ना, नॉर्मल जोड़ना। देखिए आपके पास एरिया क्यों आ गया, पहले एरिया ये आ गया, इसको बोलते हैं A1, एरिया 1। इसका और कौन एरिया आ गया, ये एरिया आ गया। अरे दो ये लाइन और इसके बीच में कहाँ एरिया, ये एरिया आ गया, इसको बोलते हैं A2, है ना। इसको बोलेंगे A3, क्या बोलेंगे, A3। अच्छा इसको बोलेंगे A4, जस्ट इसके पहले तक। अच्छा अब मालूम नहीं चाहिए, ग्राफ ऊपर होता है पॉजिटिव एरिया, ग्राफ ऊपर पॉजिटिव एरिया, तो A2 कितना नेगेटिव हो गया, ये कितना हो गया पॉजिटिव हो गया, ये कितना पॉजिटिव हो गया, ये कैसा हो गया नेगेटिव हो गया। एरिया जो मेरा है, एरिया जो है ऊपर क्या होगा, बोले क्या होगा, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। कट कहाँ जाए, इक्वल थोड़ी है, इक्वल रहेगा तो ना कटेगा। अरे A1 कितना कैसे मालूम है, हमको तो नहीं पता है। अलजेब्रिक मतलब समझ रहे हैं, और समझते हैं, ये हो गया एरिया। आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, मान लीजिए ऐसा है, समझिए बात को। DI का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, समझिए बात को। अलजेब्रिक सम होता है, क्या होता है, अलजेब्रिक सम। नॉर्मली आपको ऐड करना है, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे गया, ठीक। आपको इंटीग्रेट करना है, यहाँ से यहाँ करना है, ठीक। तो मान लीजिए आपको ये हो गया x = a हो गया,
और ये हो गया x इक्वल टू बी हो गया। ठीक, इस एरिया को बोलते हैं, इस एरिया मान लो ये जो एरिया है ना वो मान लो कि तीन यूनिट है, 3 यूनिट है एरिया है ना, 3 स्क्वायर यूनिट है। अच्छा उसके बाद ये एरिया हो गया, ये मान लीजिए 4 यूनिट स्क्वायर का बड़ा हो गया। अच्छा थोड़ा इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये हो गया मान लीजिए 2 ही है, 2 ही मान लेते हैं। तो टोटल एरिया का बात करेंगे, टोटल एरिया का, तो बोलिए कितना होगा, बोलिए ये कितना होगा, -3 प्लस 4 -2, तो फाइनली कितना हो गया, -1 एरिया हो गया, एरिया हो गया -1। अब बोले सर एरिया का, एरिया -1 नहीं, DI जो है ना -1 आता है, DI जो है अलजेब्रिक होता है। मतलब सर ये मतलब माइनस मतलब क्या कि आपको नीचे का एरिया ले रहे हैं, आप नीचे एरिया क्या आपका जो ग्राफ था जो बच गया वो नीचे ले रहे हैं। इसका हम पढ़ते हैं, इसका हम जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। इसके बाद जो चैप्टर है इसके ठीक से जुड़ा हुआ चैप्टर है एरिया अंडर कर्व। उसमें क्या होता है ना, अलजेब्रिक नहीं लेते, नहीं है उसमें लेते हैं टोटल, लेते हैं टोटल, लेते हैं टोटल मतलब मैग्नीट्यूड के साथ। उसमें क्या करेंगे ना, उसमें जो पढ़ेंगे कि इसमें एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, AUC, एरिया अंडर कर्व। इसमें क्या होता है ना, एरिया जो होता है ना, एरिया वो होता है वो होता है टोटल एरिया होता है, टोटल एरिया लेते हैं। सेम एरिया है पर वहाँ पे क्या होता है टोटल लेते हैं, टोटल। तो उसमें क्या हो जाएगा, मॉड में कितना, मॉड में -3, फिर प्लस में मॉड में कितना प्लस का 4, फिर मॉड में कितना माइनस का 2 जी लेते हैं, माइनस। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, टोटल एरिया कितना हो गया, 4 7 7 और 2 9 यूनिट स्क्वायर। आ रहा समझ में क्या बोल रहे सो है। तो समझिएगा कि AUC में और DI में क्या डिफरेंस है ना। DI भी एक हमको ग्राफ का ही एरिया देता है, DI जो है ग्राफ का ही एरिया हमको दिखा देता है, और AUC भी है ग्राफ का ही एरिया देता है, पर ये देता है अलजेब्रिक सम, देता है अलजेब्रिक सम, और ये देता है टोटल सम। टोटल एरिया कितना हो गया आपके पास, टोटल एरिया कितना आपको घर में बनाया है वो देता है, पर ये अलजेब्रिक सम है। नीचे वाला माइनस कर दिया, ऊपर वाला प्लस कर दिया, ये बुझाया बोले क्या बोले सो। आगे बात करें तो DI का समझ, DI का मीनिंग, DI मतलब क्या होता है, इसका ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 P4 बात कर ले, P5 पॉइंट 5, ठीक है। पॉइंट 5 कहता है कि इफ, जो पीछे बात को उसी को लिख दे रहे हैं, इफ f of x, मान लो कोई फंक्शन है f of x इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, कोई पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस है, जैसे x इक्वल टू 1 लिखे थे ना, x इक्वल टू c पे वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। जा रहे हैं 1 मिनट है ना, चल लिख ले, ऑन किया है, खत्म लिखेंगे ना, ऑन है ना। हाँ कहाँ पे fx क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे x इक्वल टू c पे। अच्छा तो हम कहते हैं कि मान लीजिए अब दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, a से b दिया हुआ है, a से b f ऑफ x इंटू dx है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सॉल्व हाउ टू सॉल्व, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, पहले कहाँ से कहाँ होगा, ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, c पे है, तो पहले a से जाएंगे c के पास, c नहीं जाएंगे पहले, c माइनस जस्ट पीछे जाएंगे, रुक जाएंगे, किसका f ऑफ x इंटू डी एक्स, बोले यहाँ कितना, फिर प्लस, फिर इंटीग्रेशन कहाँ से, जस्ट आगे, c से जस्ट आगे, c प्लस कहाँ तक, b तक है ना, फिर क्या चीज f ऑफ x इंटू डी एक्स। तुम क्या बोले कि अगर f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस है सॉल्व तो होगा ही नहीं पहली बात, फिर भी कोई थर्ड बच्चा सॉल्व करेगा तो सॉल्व ऐसे करेगा, उसको ब्रेक कर करके, जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है उसको रोकेगा पहले वो, उसके बाद सॉल्व करेगा, ऐसा क्वेश्चन। हाँ हाँ वो आपको चेक करना पड़ेगा पहले। हाँ अरे अभी तो क्वेश्चन करवाए थे यार, अभी क्या बताते थे, कि मान लीजिए 0 से पाई के बीच में 10x, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि डिसकंटिन्यूअस कहीं है, लिखा हुआ है क्या, तो आप खुद को पता है ना कि भैया 10x जो है अनडिफाइन है π/2 पर, तो उसको रोकेंगे पहले ना कि भाई रुक तुम यहाँ पे, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया ना वहाँ पे, तो इसको अलग करेंगे, ब्रेक करेंगे, सेम एग्जांपल था, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर सुबह बात करते हैं।